हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको इस चैनल से कुछ हेल्प मिलती है तो। दूसरा, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे, ये क्वेश्चंस अच्छे लगे जो मैं आपको मोस्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। और दूसरा यार, मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन 2018 में, 2014 में, 2012 में, और ये वाला क्वेश्चन 2016, 14, 12 और 2009, यानी कि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा मुझे और बताना भी ज़रूरी था, इसीलिए आप इसको कंप्लीट देखना लास्ट तक, ताकि सब कुछ समझ पाओ। और हाँ, अपने जो दोस्त है फर्स्ट ईयर वाले, उनको शेयर भी कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट अच्छे अच्छे कर किया करो, ताकि हमारा मोटिवेशन हमें मिलता रहे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना किसी देरी के। और हाँ, पुरानी जो भी जितने भी क्लासेज हैं, काफ़ी सारी क्लास करवा दी, तो उनको आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो। वहाँ पर सारी क्लासेज आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। तो यहाँ पर बात करेंगे एक्रोसोम, ठीक है। गुणसूत्र क्रिया पर टिप्पणी लिखिए, एक्रोसोम पर टिप्पणी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, और निषेचन की क्रियाविधि और इसके क्या क्या महत्व है, इनका वर्णन अपन को यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। निषेचन अगुणित नर युग्म तथा मादा युग्म के कोशिका ध्रुव तथा केंद्रकों का आपस में संलयन होकर द्विगुणित युग्मनज बनना क्या कहलाता है, निषेचन। नर युग्म और मादा युग्म का जो कोशिका ध्रुव तथा केंद्रकों का जो आपस में संलयन यानी मिलना, ठीक है, फ्यूज होकर जो द्विगुणित युग्मनज का बनता है, उसका निर्माण होता है, ठीक है, तो क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन की जो क्रियाविधि है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। जैसे मान लो एक नर है, नर युग्म है और मादा युग्म है। अब उन दोनों का मेल होता है और वहाँ पर उनसे मिलकर, यानी उनके कुछ अंश से मिलकर कुछ नया द्विगुणित युग्मनज का बनता है। तो क्रिया क्या होती है, निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं निषेचन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो अगुणित नर युग्म तथा मादा युग्म के कोशिका ध्रुव तथा केंद्रकों का आपस में संलयन होकर जो द्विगुणित युग्मनज बनता है, उसको क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। ये अभी मैंने परिभाषा में बता दिया। निषेचन में नर युग्म अर्थात शुक्राणु पिता के तथा मादा युग्म अर्थात अंडाणु माता के अनुवांशिक लक्षण अपने से लेकर आते हैं। युग्मनज में माता पिता दोनों के लक्षण होते हैं। अब जैसे मान लो नर माता है और पिता है, उनसे मिलकर जो संतान पैदा होती है, तो उसके अंदर दोनों के लक्षण आते हैं, जो विकसित होकर नई संतति को जन्म देता है, ठीक है। और निषेचन प्रक्रम को निम्न अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट है शुक्राणुओं का अंडाणु की ओर परिचलन। निषेचन क्रिया की प्रथम अवस्था जब निषेचन क्रिया होती है तो शुक्राणु से अंड का संयोजन होना, यानी शुक्राणु का जब रिलीज होता है शुक्राणु, तो अंड की ओर चलन होता है और वो संयोजन होता है उन दोनों के बीच। और युग्मकों की निषेचन क्षमता अल्प समय तक बनी रहती है, ठीक है, कम समय तक होती है, ठीक है। इसलिए ये समागम अल्प अवधि में ही होना आवश्यक होता है। जो युग्मनज है उसकी निषेचन क्षमता कितने अल्प समय तक रहती है, और इसलिए जो इस समागम है उनका जो भी क्रिया है ये अल्प अवधि में होना आवश्यक होती है। यद्यपि शुक्राणुओं में गतिशीलता होती है, और शुक्राणुओं में गतिशीलता होती है, ये इनकी गति यादृच्छिक यानी रैंडम होती है। इसलिए शुक्राणु या अंडाणु का समागम केवल आकस्मिक होता है, यानी अचानक, ठीक है। और युग्मकों के सफल समागम के विभिन्न प्राणियों द्वारा निम्न उपाय किए जाते हैं। अब देखते हैं क्या क्या उपाय किए जाते हैं। और यहाँ पर बात की जाती है कि फर्स्ट है
शुक्राणु को स्खलन से पूर्व तक निष्क्रिय रखा जाता है ताकि निषेचन से पूर्व इनके ऊर्जा स्रोत समाप्त न हो। जैसे शुक्राणु रिलीज होते हैं, स्खलन होता है उनका, तो उससे पहले इनको क्या निष्क्रिय रखा जाता है। जब भी इनका स्खलन हो तो ये इनकी ऊर्जा समाप्त न हो, मतलब उससे पहले। नेक्स्ट है, शुक्राणुओं को अत्यधिक संख्या में तथा नज़दीकी क्षेत्र में विसर्जित किए जाते हैं। शुक्राणु को क्या होता है, अत्यधिक संख्या में और नज़दीक क्षेत्र में विसर्जित किए जाते हैं। ठीक है, शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं को लगभग साथ साथ मुक्त किया जाता है। कई प्राणियों में तो अंडोत्सर्ग मैथुन के पश्चात ही संपन्न होता है ताकि निषेचन लगभग निश्चित हो जाए। तो मुझे इन चीज़ों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, शायद आप लोग समझ रहे होंगे बातों को, क्योंकि आपने 12th में भी पढ़ा ही होगा और 10th में भी। एंड मैं फटाफट से रिवीजन करवा ही देता हूँ। और कशेरुकियों के आंतरिक निषेचन में शुक्राणुओं को मैथुन अंग की सहायता से मादा की जनन वाहिका में छोड़े जाते हैं। जो कशेरुकियों में आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, उसमें जो शुक्राणु होते हैं उसमें मैथुन अंग की सहायता से जो मादा है उसकी जनन वाहिकाओं में छोड़े जाते हैं तथा पेशीय संकोचनों द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है ताकि निषेचन पूर्ण तथा स्वयं शुक्राणुओं की गतिशीलता पर ही निर्भर कर ही न रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपका युग्मकों का संपर्क एवं निषेचन क्षमता। संपर्क केवल जाति विशेष के अंडाणु एवं शुक्राणुओं के मध्य ही स्थापित होता है और स्खलन के पश्चात शुक्राणु अपनी जाति के अंडाणुओं को निषेचित करने की क्षमता अर्जित करते हैं। इस प्रक्रम को निषेचन क्षमता या क्या कहते हैं, योग्यता जरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर शुक्राणु की बात की जा रही है कि अपनी ही जाति के अंडाणु को क्या करते हैं, निषेचित करते हैं और वो ऊर्जा रखते हैं अपनी ही जाति के अंडाणु को। यहाँ पर शुक्राणुओं का समूहन, ये आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर शुक्राणुओं का समूहन, तो आप देख सकते हो। और नेक्स्ट है, यद्यपि अधिकांश उच्च प्राणियों के शुक्राणुओं में योग्यता मादा जनन तंत्र में होता है और इस प्रक्रम में शुक्राणुओं की सतह से विलेपक पदार्थों की हानि होती है ताकि शुक्राणुओं के विशिष्ट ग्राही स्थल अनावृत हो जाए। तो आपको वीडियो में मतलब जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे नीचे बताना कमेंट बॉक्स में। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी मुझे कमेंट कर सकते हो आप। शुक्राणुओं की सतह से एंटी फर्टिलाइजिंग तथा अंडाणुओं की सतह से फर्टिलाइजिंग का स्राव होता है। अब देखो, जो शुक्राणु होते हैं उनकी जो सतह है, एक तरीके से मान लो शुक्राणु ही क्या होते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग, तथा अंडाणु फर्टिलाइजिंग का स्रावण करते हैं, या वो मान सकते हो आप। ठीक है, और एक ही जाति के शुक्राणु एवं अंडाणु के स्रावण विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट, ये रसायन एंटीजन एवं एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। किस तरीके से, एंटीजन और एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। सजातीय अंडाणु एवं शुक्राणुओं के एंटी फर्टिलाइजिन एवं फर्टिलाइजिन के बीच एक प्रकार का रासायनिक अभिबंधन, एक तरीके से बॉन्ड होता है, केमिकल लॉक बॉन्ड होता है, ठीक है, स्थापित हो जाता है। फलस्वरूप प्रत्येक अंडाणु की सतह पर अनेक सजातीय शुक्राणु चिपक जाते हैं और फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजिन एवं फर्टिलाइजिन की जाति विशिष्टता महत्वपूर्ण होती है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट, और यहाँ पर वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि आप तो पहले ही बोर हो जाते हो, तो इस वीडियो को यहाँ पर आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मैं नेक्स्ट आपका पॉइंट है उस पर चलता हूँ। एक्रोसोम क्रिया एवं विभेदन, एक्रोसोमल रिएक्शन एंड पेनिट्रेशन। ठीक है, अंडाणु की सतह पर शुक्राणु के संपर्क स्थापित हो जाने के पश्चात अंडाणु और शुक्राणु उनके बीच में आपस में जब संपर्क स्थापित हो जाता है उसके पश्चात अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश होता है, और जो अंडाणु है उसके अंदर शुक्राणु का प्रवेश होता है और अंडाणु विभिन्न अंडावरणों द्वारा आवृत होता है। इसीलिए शुक्राणु की केवल यांत्रिक क्रिया द्वारा इसका अंडाणु में संभव नहीं होता। देखो, जो अंडाणु है उसके ऊपर काफ़ी सारा क्या होता है, आवरण होता है, ठीक है, और इसलिए जो शुक्राणु है उसका केवल यांत्रिक क्रिया द्वारा इसका अंडाणु में प्रवेश संभव नहीं होता।
और संपर्क स्थापित हो जाने के पश्चात शुक्राणु एक्रोसोम में विशिष्ट परिवर्तन होने लगते हैं और इन परिवर्तनों को संयुक्त रूप से एक्रोसोम क्रिया कहते हैं। जब संपर्क स्थापित हो जाता है दोनों के बीच, अंडाणु और शुक्राणु, उसके पश्चात शुक्राणु एक्रोसोम में विशिष्ट परिवर्तन होने लगते हैं। ठीक है, काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं धीरे धीरे, और ये जो प्रक्रिया है वही एक्रोसोम प्रक्रिया कहलाती है, एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, क्रिया कहलाती है। और इसके फलस्वरूप एक्रोसोम से शुक्राणु लाइसिन्स नामक विशिष्ट एंजाइम मुक्त होते हैं। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ आपके यहाँ पर। आप फटाफट से कवर करते चलिए वीडियो को और समझते चलिए, और आप भी वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। स्तनधारियों का अंडाणु अरियकरीट नामक कोशिका स्तर द्वारा आवृत रहता है, और इस स्तर की उपस्थिति के कारण शुक्राणु का अंडाणु से संपर्क स्थापित होना कठिन हो जाता है। स्तनधारियों में स्तनधारी हैं, उनके स्तनधारियों के जो शुक्राणु हैं वो एक्रोसोम द्वारा हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम मुक्त करता है। ठीक है, और जो अरियकीट की कोशिका मध्य में उपस्थित हाइलुरोनिक अम्ल नामक संयोजी पदार्थ को विलीन कर देता है। ये एक पदार्थ है, इसका नाम है हाइलुरोनिक अम्ल। ठीक है, ये कोशिकाओं की कहाँ पाया जाता है? मध्य में उपस्थित होता है, एंड इस नामक संयोजी पदार्थ को विलीन कर देता है। कौन करता है? एंजाइम, जो मुक्त एंजाइम करता है ना, हाइलुरोनिक नामक एंजाइम मुक्त किया जाता है, वो अम्ल को क्या करता है? संयोजी पदार्थ के रूप में विलीन कर देता है। अब फलस्वरूप अरियकीट की कोशिकाएं अंडाणु से हट जाती है और शुक्राणु के संपर्क हेतु मार्ग साफ हो जाता है। जो अरियकी कोशिकाएं हैं वो अंडाणु से तो हट जाती है, और शुक्राणु के संपर्क हेतु, यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का संपर्क होता है ना, उसके लिए वो मार्ग को साफ कर देती है। अब चलते हैं नेक्स्ट। एक्रोसोम क्रिया के दौरान निम्न परिवर्तन होते हैं। जो क्रिया होती है एक्रोसोम, उसके दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? शुक्राणु के शीर्ष की एक्रोसोमल झिल्ली तथा प्लाज्मा झिल्ली खुलकर शीर्ष छिद्र बनाती है, जिससे एक्रोसोम आज से अंडाणु के संपर्क में आ जाता है। भाई, ये छिद्र बनाने के कारण क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु का एक दूसरे से संपर्क होता है और वो आपस में शीघ्र विलुप्त हो जाते हैं। और एक्रोसोमल झिल्ली लंबी होकर एक्रोसोम नलिका का निर्माण करती है। नेक्स्ट है एक्रोसोमल नलिका। एक्रोसोमल लयनकारी एंजाइम द्वारा गुलित अंड को झिल्लियों में धीरे धीरे प्रवेश करती हुई अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को स्पर्श करती है। और यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके खुद भी देख सकते हो और पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है अंडाणु का संक्रियण, एक्टिवेशन ऑफ ओक्यूम। शुक्राणु की एक्रोसोम क्रिया के समय अंडाणु एवं शुक्राणु की झिल्लियाँ परस्पर संगलित होकर एक सहमोजेइक झिल्ली का निर्माण कर लेती है। कैसे? जो शुक्राणु है उसकी एक्रोसोम क्रिया के समय अंडाणु एवं शुक्राणुओं की झिल्लियाँ परस्पर संगलित होकर, ये अंडाणु और शुक्राणु की जो झिल्ली है वो परस्पर क्या हो जाती है? संगलित, यानी कि एक हो जाती है। समझ सकते हो आप बात को। और वो किस झिल्ली का निर्माण करती है? सेमोजेइक। ठीक है, और नेक्स्ट है इस तरह जो दोनों युग्मक हैं उनकी झिल्लियाँ मिलकर युग्मनज कोशिका का क्या करती है? निर्माण कर लेती है। और इस समय अंडाणु में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, और जो संयुक्त रूप से अंडाणु संक्रियण क्रिया कहते हैं, मतलब जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या? अब निषेचन शंकु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। शुक्राणु की एक्रोसोम क्रिया के समय अंडाणु की सतह पर एक कोशिका द्रवी उभार का निर्माण होता है। इसे क्या है? निषेचन शंकु। शंकु का आकार तो आप जानते हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड है, तो उस आकृति के रूप में यहाँ पर कुछ द्रवी उभार का निर्माण होता है, इसीलिए यहाँ पर फिर इसको निषेचन शंकु का निर्माण किया गया है। अब तो बात करते हैं
ऊपर का आप इसको आप खुद वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आपके लिए। निषेचन के समय जैसे ही शुक्राणु का शीर्ष भाग निषेचन शंकु के आगे गमन करता है, ये 180 डिग्री के कोण से घूम जाता है। जब निषेचन का टाइम होता है उस टाइम पे शुक्राणु का शीर्ष भाग निषेचन शंकु के आगे गमन करता है, ठीक है, और ये 180 डिग्री के कोण से घूम जाता है, जिससे शुक्राणु का मध्य खंड माइटोकॉन्ड्रियम और तारकाई अंडाणु के केंद्र की ओर निर्दिष्ट हो जाता है, ठीक है। अब शुक्राणु का केंद्र भी आवर्धित होकर आशयी हो जाता है, इसे नर प्रोकेंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है आपका शुक्राणु के समीपस्थ तारक केंद्र द्वारा तारक एस्टर का निर्माण कर दिया जाता है। फिर दोनों नर व मादा प्राक केंद्रक संलग्न स्थल का निम्न विशिष्ट पथों से गुजरकर संयुक्त होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से पथ हैं आप देख ही सकते हो और फटाफट से, जहाँ से वो दोनों एक दूसरे के संगलित होते हैं। तो शुक्राणु प्रवेश पथ, तो स्पर्म का जो प्रवेश पथ है वो कौन सा है? सर्वप्रथम नर प्रोकेंद्रक अपने प्रवेश स्थल से कुछ दूरी तक अंडाणु के केंद्र की ओर चलता है। फिर शुक्राणु युग्मनज पथ, कुछ दूरी तक शुक्राणु प्रवेश पथ चलने के पश्चात नर प्राक केंद्रक मादा प्राक केंद्र की ओर चलने लगता है, जब दोनों प्राक केंद्रियों का संपर्क स्थापित न हो जाए, यानी कि दोनों आपस के में एक दूसरे की ओर गमन करते हैं और फिर उनका दोनों का संपर्क स्थापित हो जाता है। नेक्स्ट है अंडाणु संयुग्मन पथ, मादा प्राक केंद्रक भी अपने स्थान से नर प्राक केंद्र की ओर चलने लगता है ताकि दोनों प्राक केंद्रकों का संपर्क स्थापित हो जाए। और नेक्स्ट है विदलन पथ, दोनों प्राक केंद्रक फिर अपने संपर्क स्थल से अंतिम स्थिति तक गुजरते हैं और इनकी अंतिम स्थिति ध्रुवीय अक्ष पर सक्रिय ध्रुव के कुछ समीप होती है। नर एवं मादा प्राक केंद्रक के युग्मनज से युग्मनज केंद्रक का निर्माण होता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? उभय मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने फटाफट से क्लियर करवा देता हूँ। अब निषेचन का महत्व क्या है? तो द्वितीय अंडक कोशिका में द्वितीय परिपक्वन विभाजन के लिए शुक्राणु प्रवेश से उद्दीपन मिलता है और अगुणित अंड से अगुणित शुक्राणु के समीकरण के फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज बन जाता है और निषेचन के फलस्वरूप मात्रक एवं पैतृक गुणसूत्रों का पुनः संयोजन होता है, जिससे संतति में विभिन्नताएं आती है। शुक्राणु में उपस्थित लिंग गुणसूत्र के कारण लिंग का निर्धारण होता है। ये यहाँ पर ये निषेचन के काफ़ी महत्व है, यानी कि इम्पोर्टेंस है निषेचन की। और नेक्स्ट आपका शुक्राणु को प्रवेश स्थल विदलन के तल के निर्धारित करता है। शुक्राणु के प्रवेश से निषेचन कला का निर्माण होता है जो अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती है और शुक्राणु से अंडाणु को तारकाय प्रदान किया जाता है और निषेचन द्वारा अंडाणु का परिवर्तन के लिए संक्रियण होता है। तो यहाँ कोई समझाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये तो आपको खुद को रटना होगा, पढ़ना होगा। एंड वीडियो को लाइक करो यार, शेयर करो, कमेंट करके मुझे बताना कि पसंद आ रही है या नहीं। और नेक्स्ट आपके लिए जल्दी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसके अंदर 20+ क्वेश्चन बता दूंगा आपको एक वीडियो में, तो वो अब जल्दी ही लेकर आऊँगा। और प्लेलिस्ट में जाकर पुराने वीडियोस देख ही सकते हो आप। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।